प्यारे बच्चों, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला में एक बार फिर आप सभी का दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 के पाठ 3 पदार्थों का पृथक्करण का विस्तृत अध्ययन करेंगे। पदार्थों का पृथक्करण, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पदार्थ हर वो चीज़ जो स्थान घेरती है और जिसमें वजन होता है, भार होता है और जिनको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस करते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। तो हमारे आसपास जो कुछ भी है, एवरीथिंग इज़ सब्सटेंस और मैटर, सब कुछ पदार्थ है। इन पदार्थों को हम दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं। एक तो हमारा शुद्ध पदार्थ हो गया, जिसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं, और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध का मतलब क्या है? उसमें कोई मिलावट होगी, यानी हम उसको मिश्रण भी कहते हैं। तो अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। शुद्ध पदार्थ जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट ना हो। तो शुद्ध पदार्थों को पुनः हम दो भागों में बांट लेते हैं, यानी ये दो भाग जो इसके हैं ये शुद्ध होते हैं। जैसे तत्व है, तत्व को अंग्रेजी में एलिमेंट कहते हैं। इसी तरह से यौगिक है, यानी कंपाउंड। तो तत्व और यौगिक ये दो शुद्ध पदार्थ होते हैं। और तत्वों को फिर से हम धातु, अधातु और उपधातु में बांट लेते हैं। तत्वों को तीन भागों में बांट लेते हैं। जैसा कि हमको पता है कि तत्व क्या होते हैं, पीछे के वीडियोज़ में हमने आपको बताया हुआ है कि एक ही प्रकार के कणों से, यानी एक ही प्रकार के कणों अर्थात परमाणुओं से मिलकर तत्व का निर्माण होता है। और तत्व को हम पुनः तीन भागों में बांटते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो इनके गुणों के आधार पर हम इन्हें धातु यानी मेटल, अधातु यानी नॉन मेटल और उपधातु यानी मेटलाइट्स। तो धातु तो क्लियर है कि इसमें धातु के गुण होते हैं। धातुएं क्या होती हैं, इनके क्या गुण होते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। अधातुएं यानी जिसमें धातुओं के गुण ना हो, और उपधातु जो धातु और अधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता हो, वो उपधातुएं कहलाती हैं। धातुओं में कुल तत्वों की संख्या लगभग 119 के आसपास है। धातुओं के उदाहरण देखें तो धातुओं के उदाहरण में देखिए Na यानी सोडियम, Ka पोटेशियम, Cu कॉपर, Ag सिल्वर। इसके अलावा और एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से दिए हुए हैं देख लीजिए। सिल्वर के बाद Au गोल्ड, Hg मरकरी, पारा, Zn जिंक, जस्ता, Sn टिन। इसी तरह से अधातुओं के उदाहरण देख लीजिए। तो ये सभी चीज़ें, आयरन है, लोहा है, Fe। तो ये सभी चीज़ें हम लोग अपने आसपास देखते हैं। लोहे से बनी हुई चीज़ें, कॉपर से बनी हुई चीज़ें, सोना चांदी से बनी हुई चीज़ें, जस्ते से बनी हुई चीज़ें, ठीक है। इसी तरह से नॉन मेटल्स जो होते हैं, जिनको हम अधातु कहते हैं। तो ज़रा इनके गुणों को या इनके बारे में सोचिए, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनके बारे में सोचिए, तो आपको अंतर साफ दिखाई देगा। बाकी हमने दूसरे वीडियो में आपको धातुओं और अधातुओं के बारे में पूरी तरह से समझाया हुआ है। आप दूसरे वीडियो को रेफ़र करिएगा, देखिएगा उसको, आपको समझ में आ जाएगा। नॉन मेटल्स में एग्जाम्पल देखिए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, हीलियम। इन सभी तत्वों के नाम 1 से 20 तक के, यह हमने आपको प्रतीक और नाम दोनों समझाया हुआ है पहले से, तो आपको ये याद आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से उपधातुओं को ज़रा देखते हैं। तो उपधातुओं में यानी मेटेलाइट्स में मेन कौन कौन से हैं? Ge जर्मेनियम, As आर्सेनिक, Si सिलिकॉन। बोरान में भी दोनों के करैक्टर्स पाए जाते हैं, धातु अधातु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। एंटीमनी। तो ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो उपधातु में आते हैं, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए यौगिक। यौगिक की बात करें हम, तो यौगिक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न, ध्यान दीजिएगा, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग परमाणु जब आपस में मिलकर
किसी अणु का निर्माण करते हैं तो उस अणु को हम यौगिक कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न तत्व परमाणु आपस में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। जरा एक उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। यहाँ देखिए हाइड्रोजन का एक परमाणु, एक और हाइड्रोजन का परमाणु, एक ऑक्सीजन का परमाणु मिलके H2O नामक यौगिक बनाता है। और H2O क्या होता है? जल। क्या है ये? जल। और जल में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु ये हमेशा मिलेगा आपको, चाहे वो जल कहीं से भी प्राप्त किया गया हो। इसीलिए इसको भी हम शुद्ध तत्व में गिनते हैं, यौगिकों को शुद्ध पदार्थ में गिना जाता है। तो ये देखिए H2O का स्ट्रक्चर, ये बीच में ऑक्सीजन हो गया, ये दोनों हाइड्रोजन हो गया। इसी तरह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 3 परमाणु ये मिलकर NH3 अमोनिया बनाता है। अमोनिया में देखिए बीच में नाइट्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, इस तरह से ये आपस में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसमें कार्बन का 1 और 2 ऑक्सीजन के परमाणु मिले होते हैं, मिलकर के क्या बनाते हैं? CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला यानी केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र हमेशा यही रहेगा। H2O का भी यही रहेगा, NH3 का भी यही रहता है, ये कभी बदलता नहीं है। इसलिए यौगिकों को भी यानी इसमें जो परमाणु हैं उनका अनुपात हमेशा सेम रहता है, चाहे इनको कहीं से भी कलेक्ट किया गया हो, इसलिए इनको भी हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। H2O2 में देखिए 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, ये मिलकर क्या बनाते हैं? H2O2। और H2O2 का रासायनिक नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। जरा इनके फिगर देख लीजिए थोड़ा सा चित्रों के माध्यम से भी इसको। ये देखिए ये सोडियम का टुकड़ा है Na, ये सोडियम धातु है, इस तरह से दिखाई देती है ग्रेइश कलर की। और ये है ग्रेफाइट यानी कार्बन अधातु। कार्बन जो पेंसिल में आपका काला वाला हिस्सा होता है ना, जिसको हम लीड कहते हैं, पेंसिल लीड, ये ग्रेफाइट की बनी होती है। और ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, आसानी से टूट जाता है। इसीलिए पेंसिल भी लिखते समय क्या होती है, कई बार टूटती रहती है। देखिए ये पेंसिल बनी हुई है, ये पेंसिल बनी हुई है यहाँ पर। और आप सेल देखे होंगे, सेल के बीच में एक लंबी सी रॉड होती है कार्बन की, उसको भी हम ग्रेफाइट रॉड कहते हैं। ये देखिए ग्रेफाइट रॉड। तो ये सब अधातु होती हैं, यानी कार्बन होता है। क्लियर? चलिए थोड़ा मिक्सचर के बारे में समझते हैं। तो जरा मिक्सचर के बारे में देख लेते हैं। अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। तो अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण क्या होते हैं? अशुद्ध पदार्थ यानी ऐसे पदार्थ जिसमें कोई मिलावट हो, तो मिलावटी पदार्थों को हम क्या कहते हैं? मिश्रण। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी और नमक को मिला दें, ठीक है, कोयला और सल्फर को मिला दें। अब जरा नीचे एक चित्र है, इसको देखिए ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान से देखिए इसको। इस चित्र में क्या दिखाया गया है? जेम्स है ना, खाते हैं आप लोग। इस जेम्स में कितने कलर के जेम्स हैं, है ना? पीला है, नीला है, लाल है, हरा है, बैगनी है। तो इतने सारे कलर्स के जेम आपस में मिला दिए गए हैं, तो ये क्या है? एक मिश्रण है। अब हमको मिश्रण में से अलग अलग रंगों के जेम्स को अलग करना है, तो पीले वाले छांट के अलग कर लो, लाल वाले छांट के अलग कर लो, नीले वाले छांट के अलग कर लो। हर रंग के हम जेम्स को छांट के अलग कर लेंगे। जेम्स का मतलब है टॉफ़ी, खाने वाला है, मीठा होता है, आपने खाया होगा इसको। इनको हम अलग करते हैं। तो ये जो मिक्सचर में से अलग अलग जेम्स को अलग अलग करना या इसको हम अलग कर रहे हैं, ये कहलाता है, इसी को हम पृथक्करण कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथक्करण। तो पृथक्करण का मतलब क्या हुआ कि मिक्सचर में से जो उसमें मिलाए गए हैं उनको अलग अलग करना, और जो मिक्सचर में जो जो पदार्थों को मिलाया जाता है उसको हम घटक या कंपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? घटक, अवयव, या अंग्रेजी में इसको हम कंपोनेंट कहते हैं, कंपोनेंट। ठीक है, तो घटकों को, मिश्रण में से उसके घटकों को अलग करना पृथक्करण कहलाता है। क्या कहलाता है? पृथक्करण। जरा दूसरा एक उदाहरण देखिए। दूसरा है ये, सामने आपके चित्र दिख रहा है,
खिचड़ी। अब इस खिचड़ी में देखो मटर के दाने हैं, गाजर है, दाल है, चावल है, तो इसमें कई चीज़ें मिली हुई ना, सब्जियां भी मिली हुई हैं। तो ये एक प्रकार का मिश्रण है। अब मिश्रण में जो जो चीज़ें मिली हैं वो उसके घटक कहलाते हैं। तो इसमें से मान लीजिए हमको अलग करना है तो हम मटर को अलग कर लेंगे, गाजर के टुकड़ों को अलग कर लेंगे, सब्जी के टुकड़ों को अलग कर लेंगे। चावल दाल को उतनी आसानी से तो अलग कर नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम सारे कंपोनेंट्स को पहचान सकते हैं। तो मिश्रण में जो कुछ भी मिलाया गया है उसको हम आसानी से पहचान लेते हैं। तो ये हमारा मिश्रण है। ज़रा इस टेबल पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ये देखिए हमारी बुक में ये टेबल दिया हुआ है ना, इस टेबल को थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। ये देखिए ध्यान से, ये मिश्रण के प्रकार दिए हुए हैं। पहला मिश्रण क्या दिया हुआ है? वायु। अब वायु क्या है? हमारे आसपास जहाँ हम बैठ के आराम से पढ़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ये क्या है? वायु है। तो वायु को हम अपनी नाक के द्वारा अंदर लेते हैं और वायु को ही छोड़ते हैं। परंतु वायु में क्या क्या होता है? वायु कई गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प यानी नमी और अन्य गैसेस भी होती हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है। ऑक्सीजन से हमको जीवन मिलता है। तो लगातार जब हम श्वसन करते हैं तो हवा हमारे फेफड़ों में जाती है, जहाँ पर ऑक्सीजन का पूरा प्रयोग होता है रासायनिक क्रियाओं में, शरीर की गतिविधियों में, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होकर बाहर निकलती है। तो वायु भी एक प्रकार का मिश्रण है जिसमें कई गैसें मिली होती हैं। दूसरा देखिए दूध। दूध देखने में तो हम लोग को एक जैसा लगता है कि एकदम शुद्ध पदार्थ है, लेकिन ये शुद्ध पदार्थ नहीं होता है। दूध में क्या क्या होता है? जल की मात्रा होती है, वसा की मात्रा होती है, प्रोटीन की मात्रा होती है, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स पाए जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें जब दूध में पाई जाती हैं तो दूध शुद्ध पदार्थ तो हो नहीं सकता। तो दूध भी एक प्रकार का मिश्रण है। समुद्री जल की बात करें, समुद्री जल में जल और विभिन्न प्रकार के लवण पाए जाते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का मिश्रण है। आइसक्रीम जो हम खाते हैं, आइसक्रीम में दूध होती है, शक्कर होती है और पानी होता है। कुछ पानी भी मिलाते हैं और कुछ चीज़ें उसमें गरी वरी का बुरादा वगैरह भी मिलाते हैं। तो आइसक्रीम अलग अलग तरह की होती, चेरी मिलाते हैं। तो ये सब भी मिश्रण का उदाहरण है। सोडा वाटर में खाने का सोडा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का ये मिश्रण होता है। तो मिश्रण के और भी बहुत से एग्जाम्पल हम अपने आसपास देखते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल वायु है जो हमारे आसपास हमेशा रहती है, दूध है जिसका प्रयोग हम डेली करते हैं, जल है जिसका प्रयोग डेली करते हैं। जल में भी विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। तो समुद्री जल हो या नल का जल हो, ये सब मिश्रण ही होते हैं। केवल अशुद्ध जल जो होता है, डिस्टिल वाटर, वो हमारा शुद्ध जल होता है। तो इस तरह से हमने मिश्रण के बारे में समझ लिया है। अब जरा मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक है समांगी मिश्रण, दूसरा है विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण का मतलब होता है, समांगी यानी समान अंगी यानी जब हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो दोनों मिलकर एक रूप हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं, उनको अलग अलग पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। यानी समांगी मिश्रण में अवयव अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, जो भी उसमें मिलाए गए हैं घटक वो अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। एक समान संगठन यानी एक रूप मिश्रण होता है, एक जैसा दिखाई देता है। जैसे पानी और चीनी का मिश्रण, पानी और चीनी मिला दें तो हमको एक पर्टिकुलर कलर का विलयन देखने को मिलता है, जिसमें ना तो चीनी दिखाई देगा शुद्ध रूप से, ना पानी दिखाई देगा शुद्ध रूप से। इसी तरह पानी और नमक का मिश्रण अगर मिला दिया जाए तो पानी और नमक के मिश्रण में भी ना तो वो पानी की तरह शुद्ध दिखाई देगा और ना नमक की तरह शुद्ध दिखाई देगा, विलयन हल्का सा मटमैला दिखाई देता है। चाय बनाते हैं हम लोग। इस चाय को बनाने में कई तरह की घटकों या अवयवों को मिलाया जाता है, चाय पत्ती, दूध, पानी, शक्कर, अदरक। लेकिन जब हम उसको फ़िल्टर कर लेते हैं
तो फिल्टर करने के बाद जो छनी हुई चाय होती है वो एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। उसके सभी अंग समान होते हैं, यानी सभी कंपोनेंट्स उसमें एक से मिल जाते हैं, जिनको हम अलग से पहचान नहीं सकते हैं, अलग से पृथक नहीं कर सकते हैं। इसके विपरीत विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण में अवयव सब अलग अलग दिखाई देते हैं। विषमांगी यानी विषम अंगी। विषम अंगी का मतलब क्या हुआ, सारे घटक जो हैं वो अलग अलग पहचाने जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। एक समान संगठन नहीं होता है, यानी देखने में एक रूप नहीं दिखाई देता है, सारे कंपोनेंट्स दिखाई देंगे, समझ में आएंगे। जैसे जल और बालू है, जल और बालू में जल भी आपको साफ दिखेगा और बालू भी साफ दिखेगा। जल और मिट्टी का मिश्रण है, जल भी साफ दिखेगा और मिट्टी भी आपको साफ दिखाई देगी। तो ये सब विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जल और चाक का मिश्रण है। मिश्रण के गुण के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि मिश्रण के गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहला गुण क्या है कि मिश्रण के जो घटक होते हैं, अवयव, इनका अनुपात अनिश्चित होता है, यानी किसी भी मात्रा में हम घटकों को आपस में मिला के मिश्रण बना सकते हैं। घटकों के अपने गुण मिश्रण में उपस्थित रहते हैं, यानी अगर हमें चीनी नमक मिलाया तो चीनी भी हमको दिखाई देगा, नमक भी हमें दिखाई देगा। सॉरी, घटकों को आपस में पृथक किया जा सकता, अलग किया जा सकता मिश्रण में से। मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की आवश्यकता क्या है, क्या ज़रूरत हमको पड़ गई है मिश्रण के जो घटक हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, जो यौगिक मिलाए गए हैं उनको अलग करने की, तो उसकी आवश्यकता किस लिए होती है। सबसे पहला पॉइंट देखिए इसमें, हानिकारक पदार्थ या अशुद्धियों को दूर करना। मान लीजिए मिश्रण में कोई हानिकारक पदार्थ है, जैसे चावल खाते हैं हम, तो चावल खाने के बीच में कई बार क्या होता है, कंकड़ आ जाता है सफ़ेद रंग का, तो फिर खाने का मन ख़त्म हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को, अशुद्धियों को मिश्रण में से निकालने की आवश्यकता होती है। लाभदायक अवयवों को अलग करना, जो लाभदायक अवयव हैं उनको अलग किया जा सके ताकि उनको हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तीसरा है शुद्ध पदार्थ को अलग करना। शुद्ध पदार्थ को अलग करने के लिए पृथक्करण की आवश्यकता होती है। पृथक्करण का मतलब क्या है, सारे घटकों को अलग अलग करना। मिश्रण के घटकों का अनुपात ज्ञात करने के लिए कि किसी मिश्रण में कोई भी घटक किस अनुपात में मिला हुआ है। पृथक्करण को किस आधार पर, यानी पृथक्करण का आधार क्या है, किस आधार पर हम इनको घटकों को उसके मिश्रण से पृथक करते हैं। तो सबसे पहला देखिए, ठोस पदार्थ से ठोस को अलग करना। ठोस और ठोस के मिश्रण में से दोनों को अलग करना। अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से अलग करना, यानी द्रव में कोई अघुलनशील पदार्थ मिला हो तो उसे कैसे अलग करेंगे। तीसरा है घुलनशील पदार्थ अगर मिला है तो द्रव से कैसे अलग करेंगे, यानी किसी द्रव में कोई पदार्थ मिलाया और वो घुल गया तो वो घुलनशील ठोस पदार्थ होता है। घुलनशील ठोस पदार्थ को द्रव से अलग करना। और चौथा है दो अमिश्रणीय द्रव। दो द्रवों को जब आपस में मिलाया जाए और वो दोनों मिक्स ना हो, मिश्रण का मतलब है पूरी तरह से मिक्स होकर एक रूप ना हो और दोनों द्रव हैं, तो उनको कैसे अलग किया जाए। देखिए, पहला आधार है ठोस पदार्थों को ठोस से पृथक करने की विधियाँ। तो ठोस पदार्थों को ठोस से पृथक करने की निम्नलिखित विधियाँ हैं। जैसे नंबर 1 देखिए, फटकना तथा ओसाना। फटकना तथा ओसाना। फटकना तथा ओसाना इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि द्वारा मिश्रण के हल्के ठोस घटकों को उनके भारी ठोस घटकों से पृथक किया जाता है। यानी हल्के घटक जो होते हैं उनको भारी घटकों से पृथक किया जाता है। आपने घर में देखा होगा मम्मी या दादी को चावल और दाल सूपे में लेके फटकते हैं, तो उसमें जो भी भूसा या छोटे छोटे कण होते हैं वो हवा से दूर हट जाते हैं, निकल जाते हैं और भारी कण सूपे में रह जाते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, फटकना कहते हैं। दूसरा, ये चित्र देखिए आप, इस चित्र में दिखाया गया है कि जब किसान गेहूँ की कटाई होती है तो किसान लोग क्या करते हैं, पंखा चला के या हवा की उपस्थिति में, जहाँ हवा तेज़ होती है वहाँ पर थोड़ा ऊंचाई पर खड़े होके गेहूँ को धीरे धीरे गिराते हैं। तो गेहूँ में से जो हल्के कण होते हैं जैसे भूसा है, ये सब क्या होता है, उड़ के दूर गिर जाता है
और गेहूँ भारी होने के कारण वहीं पर गिर जाते हैं। तो इस विधि को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ओसाना। तो पहली विधि ठोस में से ठोस को अलग करने की है, फटकना तथा ओसाना। देखिए दूसरी विधि है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में हम क्या करते हैं? आपने तुअर दाल के पौधे देखे होंगे, अरहर का पौधा। तो अरहर के पौधे से दाल को, कणों को अलग करने के लिए किसान क्या करता है? उन पौधों को किसी पत्थर पर या ठोस चीज़ पर पीटता है। पत्थर ले लीजिए, तखत ले लीजिए, उस पर पीट कर उसके दानों को अलग करता है। यानी अन्न कणों को पके हुए पौधे से अलग करने की जो क्रिया होती है वो थ्रेसिंग कहलाती है। जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है कि किसान तुअर दाल या अरहर के पौधों को पटक पटक के दानों को अलग कर रहा है। इस विधि को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। तीसरी विधि देखिए ठोस में ठोस को अलग करने की, बीनना। घर में मम्मी को, दादी को आपने चावल बीनते देखा होगा। चावल में सफ़ेद सफ़ेद कंकड़ के टुकड़े मिले होते हैं। कभी कभी आप खाना खाते होंगे तो आपने देखा होगा कि चावल या कंकड़ आ जाता है, तो आप क्या करते हैं? थूक देते हैं, खाने का मन नहीं करता आपका। तो उसी को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम बीनना, यानी हाथ से इन अशुद्ध कणों को हाथ से बीनकर पृथक कर लिया जाता है। ज़्यादातर इसका प्रयोग घर में ही हमको देखने को मिल जाता है, जैसे चावल बीनने में, दाल बीनने में, गेहूं में जो बड़े बड़े कण होते हैं उसको भी बीनकर अलग कर लिया जाता है। नंबर 4 देखिए चालना। नंबर 4 है चालना। चालना जैसा कि इसका शब्द ही है चालना। तो चालने में क्या करते हैं? जैसे आपने देखा होगा घर में मम्मी को आटा सानने के लिए वो क्या करती हैं? आटे को चालती हैं छन्नी से चालती हैं। तो क्या होता है? उसमें से भूसी अलग हो जाती है और आटा अलग हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह की जो अशुद्धियाँ होती हैं उसको हटाने के लिए, जैसे बालू है, आपने मकान बनते देखा होगा, तो बालू और मोरंग उसको क्या करते हैं? चित्र में देखिए बालू या मोरंग को इस तरह से छान लिया जाता है ताकि उसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, इस तरह की जो अशुद्धियाँ हों वो छनकर अलग हो जाती हैं, भारी अशुद्धियाँ। ठीक है। तो इस विधि को क्या कहते हैं? चालना कहते हैं। ठीक है। जाली से बालू को चालते हुए, जाली से मोरंग को चालते हुए, छन्नी से आटे को चालते हुए, ये सभी विधि किस में आती हैं? चालना की प्रक्रिया में आती हैं। ठीक है। नंबर 5 देखिए ऊर्ध्वपातन। नंबर 5 क्या है? ऊर्ध्वपातन। अब ऊर्ध्वपातन होता क्या है? ठोस पदार्थों को सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया, यानी ऐसे पदार्थ जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं उनको ऊर्ध्वपाती पदार्थ कहते हैं, और इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है। ठोस से सीधे गैस में बदलने की जो क्रिया होती है इसको हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। अर्थात इस अवस्था में या इस प्रक्रिया में द्रव की अवस्था नहीं आती है, और गैस से सीधे ठोस में बदलने की जो प्रक्रिया होती है इसे हम निक्षेपण कहते हैं। निक्षेपण कह लीजिए या डीसब्लिमेशन। डी ऊर्ध्वपातन, उल्टा, इसी का जस्ट उल्टा। ऊर्ध्वपातन का उल्टा क्या हो गया? निक्षेपण। तो उसमें क्या होता है? गैस से कोई पदार्थ जब सीधे ठोस अवस्था में बदलती है। अब ऐसे पदार्थ बहुत ज़्यादा तो नहीं होते हैं, तो इसके कुछ उदाहरण देखिए। उदाहरण में जैसे आपने घर में कपड़ों के बीच में मम्मी को सफ़ेद रंग की गोली रखते देखा होगा, जिसको नेफ्थलीन की गोली कहते हैं, नेफ्थलीन बॉल कहते हैं, सफ़ेद रंग की होती है। ये सीधे गैस में बदलती है, इसमें लिक्विड नहीं बनता, इसीलिए हमारे जो कपड़े हैं वो अलमारियों में काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं, उस पर कोई दाग नहीं पड़ता और कीड़े मकोड़े भी उसके पास नहीं आते हैं। दूसरा क्या है? आयोडीन। आयोडीन भी एक ऐसा पदार्थ है जो सीधे ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। नौसादर अमोनियम क्लोराइड, ये भी हमारा ऊर्ध्वपाती पदार्थ है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जरा चित्र में देखते हैं। ये हमने एक बीकर लिया हुआ है, इस बीकर में हमने एक ऊर्ध्वपाती पदार्थ लिया हुआ है। ठीक है। जब हम उसको हीट करते हैं, ऊर्ध्वपाती पदार्थ और कोई एक चीज़ का मिश्रण ले लीजिए, मान लीजिए हमने बालू ले लिया और नौसादर ले लिया, तो बालू और नौसादर या बालू ले लिया और नेफ्थलीन ले लिया, कपूर ले लिया, उसको जब हम गर्म करते हैं तो जो नौसादर के कण हैं वो यहाँ से गैस में बदल कर ऊपर चले जाते हैं, और ऊपर हमने
इसके मुंह को कॉटन से बंद कर रखा है। तो यहाँ पर तो हीट दे रहे हैं, यहाँ पर तो हम हीट दे रहे हैं, तो यहाँ गर्म है। लेकिन जैसे जैसे ये गैस ऊपर जाती है, ठोस से गैस में बदल के ऊपर जाती है, ये ठंडी होती है। ठंडी होके ये जो हमारा कोनिकल फ्लास्क है, इस फ्लास्क की सतह पर डिपॉजिट हो जाती है, जमा हो जाती है। इस तरह से ये गर्म करने पर ठोस से गैस में बदल जाती है और ठंडी होने पर गैस से ठोस में बदल जाती है। तो इस तरह से ठोस से गैस और गैस से ठोस बदलने की जो प्रक्रिया है ये ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो ठोस में से ठोस को अलग करने की ये 5 विधियाँ हैं। दूसरी देखिए, अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना। अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना। अघुलनशील मीन्स जो पदार्थ पानी में घुलते नहीं हैं। तो इसके लिए हम 3 विधियों का प्रयोग करते हैं। नंबर 1 देखिए, नंबर 1 है तल छटीकरण तथा निथारना। तल छटीकरण तथा निथारना, अंग्रेजी में इसको सेडिमेंटेशन एंड डीकैंटेशन कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। और इसका भी इस्तेमाल हम अपने घरों में बहुत करते हैं। अभी आप देखिए, जो बाहर हैंडपम्प लगा है, जब आप इससे पानी लेके आते हैं बाल्टी में, तो रसोइया लोग लेके जाती हैं, देखते हैं ना आप, तो पानी को हम क्या करते हैं, थोड़ी देर रखवा देते हैं। तो उसमें क्या है, जो बालू निकलती है, वो बालू नीचे बैठ जाती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? तल छटीकरण। यानी इस तली में ये सारा जो ठोस पदार्थ होता है वो नीचे बैठ जाता है, क्योंकि पानी में घुलता तो है नहीं है। तो इस प्रक्रिया को तल छटीकरण कहते हैं। ठीक है। और हमारे यहाँ दूसरा एक और देखिए, अब जब बालू नीचे बैठ जाता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर से पानी निकाल लेते हैं। तो जब हम ऊपर से पानी को निकालते हैं तो उसमें बालू तो आती नहीं है, तो धीरे धीरे पानी को अलग कर लेते हैं और बालू नीचे बैठा रह जाता है। इस क्रिया को निथारना कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, बालू और पानी के मिश्रण में से बालू को अलग करना तल छटीकरण और पानी को पृथक करना निथारना कहलाता है। दूसरा है छानना। ठीक है, फिल्ट्रेशन। अब बालू और पानी का ही मिश्रण हम ले लें। अब इसको हम छानकर भी इसमें से बालू और पानी को अलग कर सकते हैं। छानने के लिए हम विशेष प्रकार के पत्रों का प्रयोग करते हैं, जिसको फिल्टर पत्र कहा जाता है। ये फिल्टर पत्र से हम क्या करते हैं, बालू को छान के अलग कर लेते हैं। बालू मिले सॉल्यूशन को फिल्टर पत्र में से गिराते हैं और फिल्टर पत्र से पानी नीचे आ जाता है, बालू सारा फिल्टर में डिपॉजिट हो जाता है। इस प्रक्रिया को छानना कहते हैं। छानने की क्रिया आप हमें अपने घर में करते रहते हैं। चाय बनाते हैं ना, तो चाय बनाने के बाद उसको छाने ना तो आप पी पाएंगे? नहीं पी पाएंगे। तो वो भी एक प्रक्रिया हमारी कौन सी है? छानने की प्रक्रिया है। तीसरा देखिए, अपकेंद्रण। इसका भी प्रयोग हमारे घरों में, गांव में होता है। पहले तो बहुत होता था, क्योंकि पहले लोग गाय भैंस सब पाला करते थे, तो दूध दही बनाया करते थे। लेकिन अब तो कम हो गया है। तो जो बच्चे देखे हैं वो देखे ही होंगे, जो नहीं देखे होंगे उन्होंने भगवान कृष्ण का जो सीरियल आता है ना, कृष्णा सीरियल, उसमें आपने देखा होगा कि यशोदा मैया को इस तरह के बर्तन में से रस्सी से इसको मथते हुए, मथनी एक आता है, सबके घरों में मथनी होगी। तो मथनी से क्या करते थे? बोलो, दही को मथनी से फेंट करके मक्खन और छाछ में अलग कर लिया जाता है। दही को जब खूब मथते हैं उसको, तो उसमें से जो हल्के कण होते हैं मक्खन के, वो ऊपर चले आते हैं और उन कणों को हम बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह जो दूध डेयरियाँ होती हैं, जहाँ पर दूध का कारोबार होता है, वहाँ दूध में से मक्खन के कणों को अलग किया जाता है। दूध में जो चिकनापन होता है वो अलग कर लेते हैं, मक्खन अलग कर लेते हैं, और जो सादा दूध रह जाता है, तो क्रीम जितना उसमें से है उसको हम निकाल लेते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें चिकनाई के जो हल्के कण होते हैं उन्हें भारी कणों से अलग कर लिया जाता है, और इस प्रक्रिया को सेंट्रीफ्यूगेशन या अपकेंद्रण कहते हैं। ठीक है, दूध या दही में से मक्खन को अलग करना अपकेंद्रण कहलाता है। तो अपकेंद्रण होता कैसे? बहुत ज़्यादा मथने से। तो मथनी से जब हम उसको मथते हैं तो हल्के पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं, उसको निकाल के अलग कर लेते हैं, मक्खन और छाछ बना लेते हैं। ठीक है, चलिए तीसरी विधि देखते हैं। घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना।
अभी जो घुलनशील ठोस पदार्थ है, घुलनशील का मतलब जो पदार्थ पानी में घुल जाते हों, उनको कैसे अलग करेंगे। तो उसके लिए देखिए पहली विधि है वाष्पन विधि। वाष्पन विधि का मतलब वाष्प, एवेपोरेशन, वाष्प में बदलना। जैसे नमक और पानी का अगर मिश्रण है, पानी और नमक है, तो अब इसमें से नमक और पानी को कैसे अलग करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, विलयन को धीरे धीरे गर्म करते हैं। गर्म करने से विलयन में जितना पानी है वो भाप बन के उड़ जाता है और नीचे क्या रह जाता है, नमक रह जाता है। तो इस तरह से नमक और पानी को हम अलग कर लेते हैं। इसी तरह नमक और चीनी का मिश्रण अगर है, तो नमक और चीनी के मिश्रण को भी हम अगर गर्म करते हैं तो उसमें से पानी जो है वो भाप बन के धीरे धीरे निकल जाता है और चीनी सारी नीचे जम जाती है, क्रिस्टलाइज हो जाती है, क्रिस्टल के फॉर्म में जमा हो जाती है। नंबर 2 विधि क्या है, आसवन विधि। आसवन विधि में दो प्रोसेस से मिलकर, यानी दो प्रक्रियाओं से मिलकर ये विधि पूरी होती है, जिसमें एक प्रक्रिया हमारी है वाष्पन, वाष्पन, और दूसरा है संघनन, संघनन। ठीक है, वाष्पन यानी इवेपोरेशन और संघनन कंडेंसेशन। तो ये दोनों प्रोसेस मिल करके आसवन कहलाते हैं। दोनों प्रोसेस को मिलाकर हम क्या कहते हैं, आसवन। आसवन यानी डिस्टिलेशन। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, यानी द्रव पदार्थ को, लिक्विड को गैस में बदलना, ये हमारा वाष्पन हो गया। लिक्विड को गैस में बदलना, ठीक है, और गैस को लिक्विड में बदलना, ये संघनन हो गया। क्या हो गया, संघनन। तो पहले तो हम लिक्विड को गैस में बदलते हैं और फिर गैस को लिक्विड में कंडेंस करते हैं, ठंडा करके गैस को लिक्विड में बदलते हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप से हम आसवन कहते हैं। ठीक है, होता क्या है इसमें, जैसे शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए, शुद्ध पानी, अब ये केतली में हमने पानी ले लिया, तो पानी में तो बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं। इसको जब हम गर्म करते हैं तो इसमें जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो गैस में बदल जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिक्विड को गैस में बदल लिया, यानी यहाँ पर हमने वाष्पन क्रिया कर दी। ठीक है, कौन सी क्रिया कर दी, वाष्पन। और इस प्लेट के ऊपर आप देखिए ये बर्फ़ के टुकड़े रखे हैं। तो बर्फ़ के टुकड़े क्या करेंगे, यहाँ पर तो केतली में तो पानी गर्म है, लेकिन जब ये भाप बन के आता है तो जब इससे टकराता है प्लेट से, तो ये जो बर्फ़ के टुकड़े इसके ऊपर रखे हुए हैं इसको ठंडा कर देते हैं। और ठंडा करने के बाद ये गैस के अणु आपस में मिलकर द्रव में बदलने लगते हैं और इस द्रव को हम यहाँ बीकर में इकट्ठा कर लेते हैं। तो द्रव से, गैस से द्रव में बदलने की जो क्रिया है वो हमारी क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। यानी वाष्पन और संघनन, इन दोनों विधियों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, आसवन। और आसवन विधि से हम शुद्ध जल की प्राप्ति कर लेते हैं। आसवन विधि से शुद्ध जल की प्राप्ति कर लेते हैं। तो ये जो विधि होती है आसवन विधि, ये किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। तीसरी विधि क्या है, तीसरी विधि देखिए क्रिस्टलीकरण। तीसरी विधि है क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, आपने सुबह सुबह कई बार जलेबी खरीदी होगी, तो जब आप जलेबी की दुकान पर जाते हैं तो आप देखते हैं कि खूब गर्म कढ़ाई में, सीरे में वो छनी हुई जलेबी को डाल देता है और जलेबी जब उसमें से निकलती है तो आप उसको बड़े मज़े से खा लेते हैं गरम गरम। लेकिन जब वो ठंडा हो जाता है, कभी आपने ध्यान दिया है कि जब वो जलेबी ठंडी हो जाती है तो उस जलेबी में चीनी के क्रिस्टल जम जाते हैं ना। हाँ, इसी तरह जैसे खाजा है, और जो आप एक क्या होता है वो जिसमें खुरमा में देखिए चीनी जमी रहती है ना, खाजा और खुरमा, ये सब ऐसा क्यों होता है, जब हम चीनी को पानी में अधिक मात्रा में घोल देते हैं। जैसे पानी की अपनी एक क्षमता होती है जिसके अनुसार कि वो सीमित मात्रा में चीनी को घोल सकता है। अगर हम उसमें ज़्यादा चीनी घोल दें तो ऐसे विलयन को हम कहते हैं अति संतृप्त विलयन, जिसमें चीनी की अधिक मात्रा को घोलकर हम विलयन को बना लें। तो अति संतृप्त विलयन यानी अति हमेशा नुकसान करता है। आप 4 रोटी अगर खा सकते हैं और आपको 6 रोटी खिला दी जाए, 7 रोटी खिला दी जाए ज़बरदस्ती, तो क्या होगा, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपको वोमिटिंग हो सकती है, उल्टी हो सकती है। तो वही चीज़ यहाँ भी होता है
विलयन में कि पानी, अगर हमने 1 लीटर पानी लिया, 100 ml पानी लिया, तो उस पानी की एक क्षमता है कि वो मैक्सिमम कितना सॉल्यूट या चीनी उसमें घोल सकता है। लेकिन अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा घोल देंगे तो कैसे घोलते हैं, जितना घोल सकते हैं वो तो कहलाता है संतृप्त विलयन। अब उसको गर्म करके हम उसमें और चीनी घोल लें, तो जब तक हम गर्म किए रहेंगे चीनी घुली रहेगी, और जैसे ही हम गर्म करने वाला स्रोत हटा लेंगे वो फिर से चीनी में बदल जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? तो क्रिस्टलीकरण क्लियर। चलिए अगले उस पे चलते हैं, अगले स्टेप पे। लास्ट जो हमारी विधि है, लास्ट जो हमारा आधार है वो क्या है? 2 अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करना। अमिश्रणीय मतलब जो द्रव आपस में मिक्स ना होते हों, ऐसे द्रवों को पृथक करना। ठीक है, ऐसे द्रवों को पृथक करना या ऐसे पदार्थों को पृथक करना। अमिश्रणीय द्रव हो या मिश्रणीय ठोस हो, कुछ भी ले सकते हैं। इसमें ठोस का भी उदाहरण है, जबकि किताब में जैसे 2 अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करने में ही चुंबकीय पृथक्करण विधि दी हुई है, लेकिन ये जो विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि, ये ठोस के लिए है। ठीक है, तो पहला देखिए पृथक्कारी कीप द्वारा। ये एक कांच की बनी हुई कीप होती है, फनल होती है। इसमें नीचे का हिस्सा बहुत नुकीला होता है, पतला होता है, नोज़ल टाइप का। यहाँ पर एक स्टॉपर लगा होता है और ये इस तरह से लट्टू के आकार का होता है। ठीक है, यहाँ से हम सॉल्यूशन को मिला देते हैं। जैसे इसमें हमने पानी और मिट्टी का तेल मिला दिया, तो हम जानते हैं कि पानी और तेल कभी आपस में पूरी तरह से मिक्स नहीं होते हैं। अब इसको इसमें डाल के खूब सेक कर लेते हैं, हिला लेते हैं। हिलाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो जब हम थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं तो हम ये देखते हैं कि पानी भारी होने के कारण नीचे आ जाता है और जो तेल है वो ऊपर रह जाता है। अब यहाँ से स्टॉप कार को इसको धीरे से खोलते हैं और पानी को बूंद बाई बूंद इस बीकर में इकट्ठा कर लेते हैं। तो जब तक पानी आता है तब तक तो हम बूंद बाई बूंद इकट्ठा करते हैं। जैसे ही ऑयल यहाँ पर सड़क के नीचे आता है इसको बंद कर देते हैं। इस तरह से हम पानी और तेल को आसानी से अलग कर लेते हैं। दूसरी विधि देखिए, चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है? ये ठोस से 2 अमिश्रणीय ठोस। अमिश्रणीय ठोस का मतलब दोनों ठोस आपस में मिक्स ना हो। जैसे लकड़ी और लोहे का बुरादा ले लें प्लस कील ले लें। लकड़ी ले लिए, लकड़ी का पाउडर, लकड़ी का पाउडर, लकड़ी को तो हम हाथ से ही अलग कर लेंगे। लकड़ी का पाउडर, लोहे का पाउडर, लोहे का बुरादा और प्लस छोटी छोटी कीलें। अब ये मिश्रण बना के आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि इसको अलग अलग करो, तो आपको पता है कि लोहा तो चुंबक में चपक जाता है, कील भी चपक जाएगी। तो इसको अलग करने के लिए क्या करते हैं, हम एक दंड चुंबक ले लेते हैं और इस चुंबक को उस पूरे मिश्रण में घुमा देते हैं। तो उसमें जितना भी लोहा या कीलें होंगी वो उसमें चपक जाएगी और नीचे क्या बचेगा? लकड़ी का बुरादा। तो इस विधि को हम कहते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। तीसरी विधि है इसमें देखिए क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी बहुत इम्पॉर्टेंट विधि है। क्रोमैटोग्राफी एक्चुअली में ये विधि हम कहाँ प्रयोग करते हैं? जब हम किसी विलयन में से या किसी मिश्रण में से, अब जब मिश्रण है हमको प्रूव करना है, तो मिश्रण है तो निश्चित रूप से दो या दो से अधिक घटकों से मिलकर बना होगा। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, स्याही जो हमारी इंक होती है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए चाक के एक टुकड़े पर नीचे से 1 सेंटीमीटर ऊपर इंक का एक घेरा बना देते हैं, स्याही का एक घेरा बना देते हैं गोल चक्कर, और उसको किसी बीकर में रख कर और निशान के नीचे तक उसको पानी के सॉल्यूशन में खड़ा कर देते हैं। तो जब हम उसको उसमें रखते हैं तो उस नीली स्याही की धारी में से, ये जो नीली स्याही की धारी है, इस धारी में से अलग अलग रंग निकल के इस चौक में एब्जॉर्ब होने लगते हैं और हमको अलग अलग रंगों की पट्टियाँ दिखाई देती हैं, जिससे हमें ये समझ में आता है कि जो हमारी नीली स्याही है वो कई रंगों से मिलकर बनी होती है। तो ये जो रंगों के बैंड्स, पट्टियाँ बन जाती हैं चाक पर, इसी को हम कहते हैं क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, तो क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है कि कोई भी एक द्रव पदार्थ या कोई भी एक सब्सटेंस एक से अधिक वस्तुओं से मिलकर बना है, इसका पता लगाने के लिए हम क्रोमैटोग्राफी मेथड का भी प्रयोग करते हैं। क्योंकि चौक में तो हमको सिर्फ नीला रंग दिखाई देता, परंतु वास्तविकता में स्याही में तो केवल नीला रंग दिखाई देता, परंतु वास्तविकता में यह स्याही कई रंगों से मिलकर बनी होती है। रंगों को अलग अलग करना
रंगों को पृथक्करण करने की ये जो विधि होती है इसी को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग इसी पार्ट के यानी पदार्थों के पृथक्करण के प्रश्नोत्तर को डिस्कस करेंगे। तो प्रश्नोत्तर को डिस्कस करने से पहले आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। अगर आपको ये चीज़ इसमें कोई भी समस्या आती है, आपको नहीं समझ में आता है, तो कमेंट बॉक्स में अपना आप क्वेरी डाल सकते हैं, और या फिर हमको पर्सनल फ़ोन से भी कह सकते हैं। थैंक्स। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।